Character is like a tree, a reputation like a shadow. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing. Abraham Lincoln. इस कोट को लेमन्स लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है दैट इज़ लाइक ए ट्री, दैट इज़ ए रियल थिंग. जैसा हमारा कैरेक्टर होगा वैसी ही उसकी परछाई यानी कि वैसी ही हमारी रेपुटेशन होगी. लुक आफ्टर योर कैरेक्टर एंड द रेपुटेशन विल लुक आफ्टर इटसेल्फ. आज 8 अक्टूबर 2021 है, दिन है फ्राइडे. आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. 2 आर्टिकल्स फ्यूल के साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूल प्राइस के साथ जुड़े हुए हैं, टैक्सेस के साथ जुड़े हुए हैं. एक आर्टिकल मलेरिया की नई वैक्सीन के बारे में है. इट्स ए बिग 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 अचीवमेंट, बिग ब्रेक थ्रू यू कैन से. और ये वाला आर्टिकल जो है स्ट्रोंगर एट द ग्रास रूट्स, ये आर्टिकल पंचायती राज के ऊपर है. काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है. हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है. इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा ही. ऊपर से जब आप इस कोड शुभ 25 का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो टोटल 75% जितना डिस्काउंट आपको मिलेगा. ये ऑफर 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है. ये सारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर अवेलेबल हैं. इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं. आज का पहला आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है. इस आर्टिकल को लिखा है सुशील कुमार मोदी साहब ने. सुशील कुमार मोदी जो हैं वो जीएसटी की जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है. ही इज़ फ्रॉम बीजेपी एंड वो बिहार से हैं और कई बार जीएसटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में वो आर्टिकल्स लिखते रहते हैं. 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 17 सितंबर को हुई, लगभग आज से 1 महीने पहले. उससे पहले केरला हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को ये नज किया था, ये कहा था कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचिए कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाया जा सकता है. अगर लाया जाएगा तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जीएसटी काउंसिल को सोचना चाहिए. नाउ रिमेंबर, जीएसटी काउंसिल जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है. जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव, आइडियली सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन लेवल पर तो डेफिनेटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं ही. तो जीएसटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर जीएसटी के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. जनरली चीज़ों को कंसेंसस से, यानी कि ज़्यादातर ग्रुप या फिर ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं काउंसिल के वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं, ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं. इन केस अगर कोई डेडलॉक है तो फिर वोटिंग ऑप्शन भी जीएसटी काउंसिल में अवेलेबल है. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेता है वो हमारा पूरा देश और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो एमएलएज हैं और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मिलकर डिसीजन लेते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाने पर यस या फिर इसके ऊपर एग्री किया है कि क्या इन चीज़ों को हमें जीएसटी के तहत लाना चाहिए. द आंसर इज़ नो. जो स्टेटस क्वो था, जो अभी तक की जो सिचुएशन है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर अल्कोहल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर जीएसटी हम पे नहीं करते, उसके ऊपर हम दूसरे टैक्सेस पे करते हैं. तो वही सिचुएशन को, वही स्थिति को जीएसटी काउंसिल ने मेंटेन रखा है. अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे देश में जब भी फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली इन्फ्लेशन के ऊपर होती है. महंगाई जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हम या तो रोडवेज से, या तो रेलवेज से, या एयरवेज से, या फिर आप वाटरवेज से
एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश में जब प्रोडक्ट्स आते हैं तो दे ऑल्सो अराइव वाया वाटरवेज या फिर एयरवेज। तो फ्यूल की प्राइस जब बढ़ती है तो सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल बात है, इज़न्ट इट। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई के साथ साथ हमारी सैलरी तो इंक्रीज़ नहीं होती है, हमारी इनकम इंक्रीज़ नहीं होती है, हमारे खर्च बढ़ जाते हैं, तो सेविंग जो है वो हमारी कम हो जाती है। ये जो बात अभी मैंने आपको बताई है, इस पॉइंट को फिलहाल आपके दिमाग में होल्ड करके रखिए। वी विल टॉक अबाउट इट इन द लास्ट लेक्चर, जो लास्ट आर्टिकल हैं आज के इस लेक्चर का, तो उसमें हम इसी टॉपिक के साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे देश में लगभग 85% जितना फ्यूल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है कम है, इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर होती है, क्योंकि 80-85% जितना फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आई एम श्योर अब क्लियर हो गई हैं। नाउ वी कैन मूव ऑन टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। इनिशियली the rationale seems straightforward. Subsuming petrol and diesel in GST will reduce the levies on base prices from the current 134.37% and 116.32% respectively to the highest GST slab of 28%. फिलहाल जो पेट्रोल के ऊपर 134.37% ड्यूटी और डीजल के ऊपर 116.32% जो टैक्सेस लगते हैं वो डायरेक्टली ड्रॉप होकर हो जाएंगे 28% अगर फ्यूल के ऊपर हम फ्यूल को जीएसटी के दायरे में अगर लेकर आते हैं तो। बट द ट्रेड ऑफ एंटेल्स फॉर गोइंग 106.3% इन पेट्रोलियम टैक्सेस एंड 88.32% इन डीजल टैक्सेस बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को पेट्रोल में जो 106.3% जितना टैक्स जो है वो उनको छोड़ना पड़ेगा, और डीजल की बात करें तो 88.32% जितना टैक्स जो उनको मिलता है वो छोड़ना पड़ेगा। इसको अगर पर्सपेक्टिव में डालें, हम पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रुपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना रेवेन्यू लॉस होगा। 4.27 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान होगा स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें पेट्रोल को लेकर 1.9 लाख करोड़ का नुकसान होगा, और डीजल की बात करें तो 3.19 लाख करोड़ का नुकसान होगा। टोटल आता है 4.27 लाख करोड़। तो क्या इतना बड़ा चंक, इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है उसको छोड़ देना, क्या ये सस्टेनेबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए? क्या ये पॉलिटिकली राइट डिसीजन होगा? क्या ये इकोनॉमिकली राइट डिसीजन होगा? अब सुशील कुमार मोदी साहब जो हैं, ही इज टॉकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ कोर्स, उनका कहना यह है कि दिस इज नॉट फीजिबल। ऐसा करना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फीजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये जो टैक्स मिलता है, उनको जो पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू मिलता है फ्यूल के ऊपर से, तो ये फ्यूल के पैसे जो हैं वो दूसरे डेवलपमेंट कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों की आर्ग्यूमेंट ये रहती है कि सिर्फ फ्यूल ही क्यों, दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। ज़्यादातर चीज़ें आज जीएसटी के तहत ऑलरेडी आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल लग्जरियस कार्स की बात करें, टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें, दूसरे से जो सिन प्रोडक्ट्स जिनको कहा जाता है, तो इनके ऊपर ऑलरेडी हाईएस्ट स्लैब 28% लग रहा है। ऊपर से इसके ऊपर बहुत सारे सेस लग रहे हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो रफली 42% 45% जितना जो है विथ जीएसटी 28% स्लैब और सेसेस को मिलाएं तो 40% प्लस ऑलरेडी टैक्स इन चीज़ों के ऊपर कलेक्ट किया जा रहा है। अब और ज़्यादा इनके ऊपर टैक्स लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गेट 51.45 रुपीज़ पर लीटर फ्रॉम पेट्रोल। दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, 1 लीटर पेट्रोल जब हम हमारे मोटरसाइकिल में या फिर कार में डलवाते हैं, अगर 100 रुपये आपने पे किए हैं तो उसमें से 51.45 रुपीज़ जो हैं वो टैक्स हैं।
डीजल में 45.26 ₹45.26 जो हैं इस 1 लीटर डीजल के ऊपर टैक्स जो है वो लगता है. ब्रिंगिंग देम अंडर जीएसटी वुड रिड्यूस द कलेक्शन टू ₹10.72 और ₹10.90 रिस्पेक्टिवली. अगर जीएसटी के तहत पेट्रोल को लाया जाता है तो सरकार को टैक्स के तौर पर सिर्फ ₹10 मिलेंगे और डीजल के ऊपर भी लगभग 10 या फिर ₹11 मिलेंगे. तो लॉस होगा पर लीटर के ऊपर ₹40 का. फिलहाल जो पैसे मिल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने ₹40 का नुकसान होगा और डीजल में ₹34.36 का नुकसान होगा. हमारे देश हर साल 2639 करोड़ लीटर्स पेट्रोल और 9306 लीटर ऑफ डीजल जो है वो कंज्यूम करता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपके ऊपर आंकड़ों की एक बरसात कर दी है. द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारे आंकड़े जो हैं वो प्रिसाइसली याद नहीं रखने हैं. ये अप एंड डाउन होते रहते हैं. तो आज पेट्रोल की प्राइस क्या है, कल क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में आपको पूछी नहीं जाएगी. आपको तो एक बिग पिक्चर समझना है कि ₹100 में से रफली स्पीकिंग, पेट्रोल की बात करें ₹100 पर लीटर है तो रफली यू कैन से 50% जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं. डीजल की बात करें तो उसमें भी लगभग 50% जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं. समझने के लिए यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड. और अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो यू कैन ऑल्सो से दैट, ऐसा नहीं है कि आपको प्रिसाइसली कहना पड़ेगा 51%, 52%. यू कैन ऑल्सो से कि नियरली 50% और मोर देन 50%. तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप तो यू आर स्टेटिंग योर पॉइंट. और जो एग्जामिनर है उनको भी पता चल जाएगा कि यू नो द गेम. आपको पता है कि लगभग 50% जितना हम जो फ्यूल डलवाते हैं तो लगभग 50% जितना जो है उसकी प्राइस जो है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है. तो जीएसटी के तहत अगर लाया जाता है तो टोटल 4.27 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का नुकसान होगा, जैसा हमने इससे पहले देखा. 6 मई की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो हैं उसको इंक्रीज किया. पहले ₹10 पर लीटर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता था, उसको इंक्रीज करके ₹18 पर लीटर कर दिया गया है. और इसमें ये जो सेस मिला है दैट इज़ 59,662 करोड़. और ये पैसे जो हैं वो 2020-2021 के लिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेट किए गए हैं. तो यहाँ पर मोदी साहब जो हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएम मोदी, आई एम टॉकिंग अबाउट सुशील कुमार मोदी. तो सुशील जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो सेस कलेक्ट किया, जो पैसे कलेक्ट किए फ्यूल के ऊपर से, तो इन पैसों का इस्तेमाल सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया. रोड कंस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. रोड कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो सिटीज़ को कनेक्ट करने में. और दो सिटीज़ के बीच में आते हैं बहुत सारे टाउन, बहुत सारे गांव. और इन गांवों के बीच में, इन टाउन्स के बीच में जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो चांसेस इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस के एक दूसरे के साथ बढ़ जाते हैं. विलेज टू टाउन, टाउन टू सिटी, सिटी टू विलेज, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बढ़ जाता है. ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाता है. तो हाईवेज़ के ऊपर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, नए पेट्रोल पंप्स खुलेंगे. दूसरी सारी चीज़ें, लेट्स से छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो यू विल सी कि कोई पंचर करने वाले की दुकान आ गई. ऐसे बहुत सारी चीज़ें, होटल्स आ गई, गेस्ट हाउस हो गए. तो एक से दूसरे शहर के बीच में जब रोड कंस्ट्रक्ट होता है तो कितने लाखों लोगों को जॉब्स जनरेट, जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो जॉब जनरेट हो रही है दैट्स वन थिंग. उसके बाद भी बहुत सारी जॉब्स जो है वो जनरेट होती है और फिर इकोनॉमी जो है उसका व्हील मोशन में आ जाता है. तो इन पैसों का इस्तेमाल सरकार देश के भलाई के लिए इस्तेमाल कर रही है. दूसरी चीज़, 50,000 करोड़ रुपीस जो कलेक्ट किए गए, तो इसमें से 50,000 करोड़ रुपीस जो है वो जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर नल स्कीम है, जिसमें घर तक पानी पहुंचाने की बात है. तो अगेन इसका फ़ायदा हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है. महिलाओं की बात करें तो इनडायरेक्टली इट इज़ एम्पावरिंग महिलाएं, क्योंकि आपको नज़दीक की जो नदी है या फिर कुआं है तो वहाँ से पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा. आपका टाइम सेव होगा. और एक पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो पानी हम पी सकते हैं, ऐसा पानी नल से हमारे घर तक पहुंच रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए बिग थिंग. बहुत सारे ऐसे वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं उससे हम हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को बचा पाएंगे. तो ये स्कीम का भी
एक बहुत बड़ा पिक्चर है, एक बहुत बहुत सारे इसके फ़ायदे इसके साथ जुड़े हैं। फिर रेलवेज़ में, एयरपोर्ट्स में, पावर, कम्युनिकेशन, हर एक अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये रोड सेस में से रोड कंस्ट्रक्शन के लिए राज्य सरकारों को भी एक बहुत बड़ा चंक जो है वो दिया गया। 2 फरवरी को भारत सरकार ने न्यू गवर्नमेंट एंड बेग पार्डन न्यू एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ऐड किया। 2.50 ₹2.50 1 लीटर पेट्रोल डीजल के ऊपर पेट्रोल के ऊपर ₹2.50 और डीजल के ऊपर ₹4 नया सेस कलेक्ट किया जाता है, और ये एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। जब इंटरनेशनल लेवल पर और ये जब न्यू एग्रीकल्चर सेस सरकार ने ऐड किया, तो पेट्रोल और डीजल की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो इंक्रीज हुई थी। तो सरकार ने ये भी देखा कि ये सेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन सरकार ने कुछ एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी थोड़ी कम की, ताकि एक न्यूट्रलिटी रहे। ₹2.50 अगर इंक्रीज किए सेस के, तो ₹2.50 एक्साइज ड्यूटी के सरकार ने कम भी किए। तो इस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स और इस प्रकार के नेसेसरी चेंजेस जो है वो सरकार करती रहती है। 2020 की बात करें, मार्च 2020 टू बी प्रिसाइज, तो पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी $33। सितंबर 2021 में इसकी कीमत हो चुकी है $74 पर बैरल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जब $33 पर बैरल कीमत थी, तो उस टाइम पर भी वी वर पेइंग सम 85 रुपीज़ और समथिंग। तो उस टाइम पर सरकार ने पैसों को कम क्यों नहीं किया? उस टाइम पर ये एक्साइज जो है उसको कम क्यों नहीं किया, टैक्सेस को कम क्यों नहीं किया? क्योंकि लॉकडाउन जैसा सिचुएशन चल रही थी, तो बाकी कोई रेवेन्यू का सोर्स भी नहीं था, और ये एक ऐसा सोर्स था, बहुत ही कम लोग फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में। तो इसमें जो भी मिल रहा था, तो इसका इस्तेमाल भी कोविड के खिलाफ लड़ाई करने में सरकार ने इन पैसों का इस्तेमाल किया है। Taxes from fuel constitute a significant chunk of state revenues. At such a juncture, Government of India stepped up its spending to keep economy afloat. अब अनलॉकिंग तो हो चुका है, और इकोनॉमी फिर से अपने ट्रैक के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे एक ट्रेन की तरह अपनी स्पीड जो है वो इकोनॉमी पकड़ने लगी है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि सरकार ज़्यादा पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करे, जिससे इकोनॉमी के व्हील को और ज़्यादा मोशन मिले। और दुनिया के दूसरे देशों की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, जापान, इन देशों में पेट्रोल की कीमत भारत से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वी कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि वहाँ पर इनकम की बात करें तो इनकम भी उनकी हमारे देश के मुकाबले ज़्यादा ही है। बट एनीवे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सुशील कुमार साहब ने हमारे सामने रखे हैं। विल टॉक अबाउट इट। इसी विषय को एक दूसरे एंगल से भी देखेंगे, बट लेट्स गो थ्रू सम अदर आर्टिकल्स फर्स्ट। लेक्चर के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। नाउ डियर फ्रेंड्स, किलिंग द चिल्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार एंटी मलेरिया वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट्स ए बिग ब्रेक थ्रू, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मलेरिया एक लंबे समय से दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है। हम आंकड़ों के ऊपर भी नज़र डालेंगे, खास करके जो गरीब देश हैं, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका का रीजन है और दूसरे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसा भी कहते हैं, हिस्ट्री की कुछ किताबें आप पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाएंगे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन इन जनरल अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड के बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं, वास्को डी गामा के समय के बाद बहुत सारे यूरोपियन यहाँ पर आए अपनी अपनी शिप लेकर, अपनी बोट्स लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग वापस नहीं जा पाए क्योंकि मलेरिया जैसे डिजीज़ की वजह से उनकी यहाँ पर ही मृत्यु हो गई। ये जो नई वैक्सीन है इसका नाम है RTS, और यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, WHO ने इसको अप्रूव दे दिया है। और ये वैक्सीन खास करके क्या काम करेगी, एक तो जो मलेरिया के केसेस की सीवियरिटी है वो कम होगी और मृत्यु से लोगों को बचाएगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए बिग थिंग। इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित मलेरिया की वजह से बच्चे होते हैं, तो बच्चों की हेल्थ और साइंस दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है।
क्या आपको पता है लगभग 30 सालों से ये प्रयास हो रहा था, ये कोशिश की जा रही थी कि मलेरिया की वैक्सीन ढूंढी जाए। और जब इसी के साथ आप कोविड की वैक्सीन की बात करते हैं तो इट्स अगेन कोविड की वैक्सीन जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री के लिए, ह्यूमन पूरे इतिहास को आप देख लेंगे तो कभी भी इतने शॉर्ट पीरियड में किसी चीज़ की वैक्सीन जो है वो हमने नहीं ढूंढी। जस्ट इमेजिन 30 ईयर से मलेरिया की वैक्सीन को ढूंढा जा रहा था, अब जाकर हमें इसमें सफलता मिली है। एज आई टोल्ड यू कि सब सहारन रीजन, ये वाला पोर्शन जो है, ये सारे पोर्शन में मलेरिया जो है वो काफ़ी प्रिवलेंट है। और 2019 में डब्ल्यू का ये कहना था कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन उसमें से 50% पॉपुलेशन जो है वो मलेरिया के रिस्क में थी 2019 में। तो ये एक ऐसा डिजीज़ है जो बहुत ही कॉमन है। 2019 में मलेरिया ने 4,09,000 लोगों की जान ली है। और पता है कितने लोगों को मलेरिया हुआ था 2019 में? 229 मिलियन केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए थे, और इसमें से 94% केसेस जो हैं वो हमें अफ्रीकन रीजन में देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं, खास करके चिल्ड्रन अंडर 5, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं मलेरिया को लेकर, उनकी मृत्यु जो है वो फटाफट हो जाती है। और होपफुली ये जो नई वैक्सीन है ये जान बचाने में भी मदद करेगी, और लोगों की हेल्थ, खास करके बच्चों की हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव करेगी। वैक्सीन के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर कि जो मच्छरों के खिलाफ लड़ने के लिए जो दूसरे ऐसे 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 रास्ते हैं, जैसे कि जो जो हम कहते हैं कि मॉस्किटो नेट्स, उसका इस्तेमाल करना, फिर ऑल आउट और दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे मिल रहे हैं इनका इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वी हैव टू कीप डूइंग दैट। इसके साथ वी हैव टू मेक श्योर कि छोटे छोटे पडल्स जो हैं वो कहीं पर इकट्ठा, क्योंकि पानी जो है उस पानी के ऊपर लार्वा, और फिर तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना होगा। और इसी के साथ साथ जस्ट लाइक कोविड-19, ये जो मलेरिया की वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन हो और इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। तो इसके ऊपर भी अब नेक्स्ट स्टेज, वैक्सीन मिल चुकी है तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रॉन्गर एट द ग्रास रूट्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 1959 में गांधी जी के बर्थडे के ऊपर राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत हुई। हमारे देश में सबसे पहले यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया। आज हमारे देश में 2,60,512 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम यहाँ पर PRI कहेंगे, और 31 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं पूरे देश में। सेल्फ गवर्नेंस की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम जो है, PRI जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेसी में। इसको हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन भी कहा जाता है। द पीपल्स प्लान कैंपेन एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड, इसको रोल आउट किया गया, और इससे भी पंचायती राज सिस्टम जो है उसको काफ़ी एक स्ट्रेंथ मिली है। जैसे किसी जगह पर कोई तूफान आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, वैसे ही कोविड-19 जो है एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हमने फेस किया। और मीन्स अर्थक्वेक जब होता है तो एक रीजन में होता है, साइक्लोन आता है तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में आता है, लेकिन कोविड-19 जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो रीजन वाइज देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। लेकिन इस डिज़ास्टर के समय पर जब जनरली टॉप डाउन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम काम करती हैं, यानी कि ऊपर से सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल की जाती है और ग्रास रूट लेवल पर सहायता दी जाती है, ऐसे समय पर PRI ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्रास रूट लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे क्विकली उसको कौन सॉल्व कर सकता है? वही लोग जो ग्रास रूट लेवल में जी रहे हैं। PRI ने कोविड के टाइम पर लीडरशिप प्रोवाइड की, फिर वेलफेयर फंक्शन के ऊपर भी फोकस किया, जैसे कि कंटेनमेंट जोन्स, किस जगह पर कैसे कंटेनमेंट जोन सेटअप किए जा सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम किया, फिर लोगों को क्वारंटीन करना था तो उसकी व्यवस्थाएं की, लोगों को खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई। MG नरेगा जैसी स्कीम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शहर छोड़कर गांव आ रहे थे, तो MG नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन सारी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन ने भी PRIs ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब भी ग्राम सभाज की मीटिंग होती है तो ग्रास रूट लेवल के बहुत सारे नए आइडियाज़ और ओपिनियंस जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और उसमें से बेस्ट आइडिया जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी के साथ साथ जो ग्रास रूट लेवल पर हेल्थ
फ्रंट में काम करने वाली जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो इनकी कमिटीज़ के साथ भी पीआरआईज ने मिलकर एक लोगों की सेवा करने में और कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जो गांव के बुज़ुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स की देखभाल की, मॉनिटर किया सिम्टम्स को। अगर किसी के घर में कोविड के कुछ लक्षण हैं तो उनको एजुकेट करना, उनको क्वारंटीन करना, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई। और जब कोविड की वैक्सीन रोल आउट होने लगी तो उस टाइम पर भी पीआरआईज ने वैक्सीनेशन के रोल आउट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। योकोहामा स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, 1994 में जब योकोहामा स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस टाइम पर यही था कि जो डिज़ास्टर हैं उसके प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के लिए आप अकेले नहीं, लेकिन यू नीड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो है वो अकेले नहीं, लेकिन आप मिलकर काम करें, ग्रास रूट लेवल पर काम करें, जिससे वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो यही योकोहामा स्ट्रेटजी जो है वो हमें पीआरआईज में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि डिज़ास्टर के को लेकर प्लानिंग की जाए, उसको लेकर कितना खर्च होगा, स्पेंडिंग होगी, इसका कैलकुलेशन किया जाए। सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए, लोकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और हर्डल्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान को डिज़ाइन कर लेना चाहिए। सिटीजन सेंट्रिक मैपिंग और प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो घर का इंश्योरेंस हो, चाहे लोगों का इंश्योरेंस हो, तो ये सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जब हम पहुंचाएंगे तो अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर है जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस डिज़ास्टर के बाद जो नुकसानी है उसको कम कर सकते हैं, तो इसमें इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन उसकी अवेयरनेस कम है, तो पीआरआई कैन क्रिएट अवेयरनेस इन इट। लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, और गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि अगर लेट्स से कि साइक्लोन आया तो किस व्यक्ति के ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, क्योंकि एक व्यक्ति या फिर 1 से 2-3 व्यक्ति आपके गांव में ट्रेंड होंगे जिनको ट्रेनिंग दी गई है और उनको पता है कि ऐसे समय पर लोगों को क्या क्या करना चाहिए, तो वो डायरेक्टली उन लोगों को बता सकता है। तो हर एक गांव में अगर ऐसे लोग होंगे तो डिज़ास्टर से हम हमारे गांव वालों को, हमारे लोगों को, हमारे सिटीजन्स को बचा पाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ट्रेडिशनल विजडम, जो अलग अलग गांव की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ मिलकर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कुछ फंड भी जो है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल से गांव तक पहुंचाया जा सकता है। इस फंड का इस्तेमाल जो है वो ऐसे समय पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस जो हैं वो हमें करने चाहिए, और इसको पीआरआई में जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी ऐड हमें करना चाहिए। जस्ट कट इट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इस आर्टिकल में ये है कि मीन्स जो सुशील कुमार मोदी साहब ने जो बताया, तो उसको काउंटर करने वाला एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आज प्रिंट हुआ है। क्रूड ऑयल की प्राइस $80 से ज़्यादा इस वीक में हो चुकी है, और जून से अगर देखें अक्टूबर तक तो 60% इसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इट्स वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि जून के टाइम पर लगभग सभी देशों में अनलॉकिंग की शुरुआत हो चुकी थी। सेकेंड वेव जो है वो ख़त्म हो गई थी, और या फिर चल रही थी, लेकिन उसकी जो पीक है वो ख़त्म हो गई थी, तो अनलॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो ज़्यादा फ्यूल की डिमांड बढ़ी, और फ्यूल की डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो ऑफकोर्स इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई। आज हम 100 रुपीज़ जितना पे करते हैं पर लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए, और टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं हमने देखा। और यहाँ पर फिर से वही सारे आंकड़े हैं, तो उन आंकड़ों के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप पकड़ लीजिए कि 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो 50-60% आप जो हैं वो टैक्सेस जो हैं वो पे कर रहे हैं। सरकार के लिए ये एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है कि सबसे रेडीली एवरी सिंगल डे कितने सारे कार्स और मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल डलवाया जाता है, तो सरकार को ईजिली बैठे बैठे पैसे जो हैं वो इससे मिल रहे हैं। 2020-21 में सरकार को 3.44 लाख करोड़ रुपीस जो है वो एक्साइज कलेक्शन में मिले, जो फ्यूल से सरकार ने कलेक्ट किए। अब सरकार का डिफेंस ये है, सरकार ये कहती है कि ये सारे पैसे जब हम कलेक्ट करते हैं तो इन पैसों का इस्तेमाल हम पब्लिक गुड्स के लिए करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रोड्स के लिए और जो चीज़ें हमने डिस्कस की इसके लिए करते हैं, तो इससे लोगों का ही भला होता है।
लेकिन इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी इज अबाउट डिजाइनिंग ए टैक्स एंड स्पेंडिंग पैकेज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। फिस्कल पॉलिसी इस प्रकार से डिजाइन करनी चाहिए आपको कि टैक्स का कलेक्शन भी होता रहे और ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये होता रहे। जब आप टैक्स का कलेक्शन इंक्रीज कर देते हैं और जब टैक्स जो है वो ज़्यादा आप कलेक्ट करने लगते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। खास करके जब फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है, उसी के साथ लोगों की सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, तो होगा ये कि एक परिवार जो हर महीने 10,000 रुपये बचाता था, अब वो परिवार जो है वो लेट्स से 7,000 रुपये ही बचा पा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। तो ये 3,000 रुपये ये परिवार कम सेव कर रहा है। तो ऐसे लाखों परिवार हमारे देशों में हैं, तो उनकी सेविंग के ऊपर इम्पैक्ट आती है, और सेविंग के ऊपर जब इम्पैक्ट आती है तब वो चीज़ों के ऊपर खर्च करना बंद कर देते हैं। जब वो चीज़ों के ऊपर खर्च कम करते हैं तो जो अलग अलग फैक्ट्रीज़ वो सामान बनाती हैं, जो अलग अलग बिजनेसेस जो सेवाएं प्रदान करते हैं, तो इनकी सेवाएं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो वो फिर प्रोडक्शन कम करेंगे, तो उनको उतने कम लोगों की ज़रूरत होगी। तो इवेंचुअली जो हम, सरकार को तो पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन जो ग्रोथ है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इफ़ वी वांट टू इंक्रीज ग्रोथ, एक तो महंगाई चल रही है, तो महंगाई के समय पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों की सेविंग इंक्रीज हो। एटलीस्ट भले ही वो खर्च ना करें, लेकिन बैंक में भी अगर वो पैसे पड़े रहेंगे तो वो बैंक जो हैं वो दूसरे से नए बिजनेसेस को लोन दे पाएंगी, अगर बैंक के पास डिपॉजिट के पैसे हैं। तो इस आर्टिकल में यह कहना है कि सरकार को थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो है उसके ऊपर से नज़र कम करके इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। हाउस होल्ड की सेविंग जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर ये होगा, सरकार, लोगों के पास पैसे रहेंगे तो लोग जो है वो पैसे खर्च करेंगे, और खर्च जब आप करेंगे तब बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस जो हैं वो चलेंगे। तो हर किसी के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। और जब फ्यूल की प्राइस इंक्रीज होती है तो आज भी हमारे देश में अगर आप 100 पैसेंजर व्हीकल्स को देखेंगे तो उसमें से 80 व्हीकल्स जो हैं वो टू व्हीलर्स होते हैं। टू व्हीलर्स यानी कि एक गरीब या फिर एक मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो व्हीकल है दैट इज़ अ टू व्हीलर। आजकल कार जो है दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट स्टिल इन आवर कंट्री हम जब भी रास्तों पर निकलते हैं तो यू विल फाइंड 10 कार हैं तो यू विल फाइंड 90 या फिर 80 जितने मोटरसाइकिल्स होंगे हमारी सड़कों के ऊपर। तो टू व्हीलर वाले जो लोग हैं उनको ही सबसे ज़्यादा फ्यूल की प्राइस पे करनी पड़ती है। जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो टू व्हीलर्स के ऊपर, तो एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर, एक साधारण व्यक्ति के ऊपर, ग्लेमैन के ऊपर इसका प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो सुशील कुमार मोदी साहब ने जो कहा है उसको काउंटर करने वाले कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोनों पॉइंट्स आपके सामने हैं, सरकार का पॉइंट भी और एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों। अब आप इसके बारे में सोचिएगा। यह है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है कॉल। आज एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेक्चर को पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप आराम से न्यूज़ और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन प्लीज़। हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल फिर से आपके साथ 8 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए एन्जॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी नवरात्रि। में जो गॉडेस हैं, जो हम कहते हैं माता जी, तो मेरी यही प्रार्थना है कि माँ शक्ति, माँ दुर्गा जो है वो आपको पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, और माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दे कि आप और ज़्यादा नॉलेज जो है वो ग्रैब कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।